प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के विदेश नीति वाले जो चैप्टर है उसमें विदेश नीति की उपकरणों को पढ़ाऊंगा। पिछले 2 पार्ट में आपने पढ़ा था विदेश नीति के अर्थ, तत्व और निर्धारक क्या है। तो विदेश नीति के परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी और विदेश नीति के संबंध पढ़े थे, राष्ट्रीय हित पढ़े थे, विदेश नीति और राजनयिक को पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति के उपकरण, हम कैसे अपनी विदेश नीति को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। कोई भी देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। ये उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से संबंधित देश राष्ट्र हितों की पूर्ति करते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उपकरणों का सहारा लिया जाता है। अनेक बार एक साथ कई उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं भारत चीन के बीच में जो तनाव है, तो उसमें हम लोग कौन कौन से उपकरणों का सहारा भी लेते हैं। तो इस पक्ष को भी हम साथ में लेके चलें तो ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा समीचीन हो जाता है। पहली बात आती है संधि वार्ता। जब 2 या उससे ज़्यादा राष्ट्रों के बीच विवाद हो तो उसका समाधान खोजने के लिए संबंधित पक्ष संधि वार्ता आयोजित करते हैं। इन संधि वार्ताओं में संबंधित देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करते हैं ताकि किन्हीं निर्णयों पर पहुंचकर विवाद के समाधान के रूप में संधि की जा सके। ये वार्ताएं कभी कभी कई दिनों व महीनों तक चलती हैं और अनेक बार तो विभिन्न चरणों में होती हैं। इन वार्ताओं के बाद जरूरी नहीं है कि विवाद के समाधान के रूप में संधि हो ही जाए। अनेक बार वार्ता असफल भी हो जाती है। कुछ संधि वार्ताएं गुप्त होती हैं, कुछ बाकायदा खुले रूप में, जिसके अंतर्गत संबंधित संधि वार्ता के प्रवक्ता विश्व को जन प्रचार के साधनों के माध्यम से समय समय पर वार्ता की प्रगति के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए संधि वार्ता विदेश नीति का एक उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए विवादों में उलझे राष्ट्र समाधान खोजने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर किन्हीं निर्णयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, वो है संधि। संधि वार्ता के दौरान यदि विवाद के बारे में किन्हीं निश्चित निर्णय पर सहमति हो जाती है तो संबंधित पक्ष संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। संधि एक ऐसा दस्तावेज है जैसे समझौते की शर्तों का स्पष्ट उल्लेखित किया जाता है। अच्छी संधि का सर्वप्रथम गुण उसकी स्पष्टता होती है ताकि हस्ताक्षरकर्ता देशों में उसके विश्लेषण के बारे में मतभेदों की गुंजाइश न हो। प्राचीन काल से ही विभिन्न राष्ट्र संधि करते आए हैं और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई वर्साई की संधि विदेश नीति के उपकरण के रूप में एक अच्छा उदाहरण है। तीसरी बात आती है क्षेत्रीय सुरक्षा संधि। अनेक बार विश्व के किसी कोने के देश क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संधि करते हैं। ये संधि उनकी विदेश नीतियों के उपकरण का कार्य करती है। इस क्षेत्रीय सुरक्षा संधि के जरिए क्षेत्र विशेष के देश जहां एक और आपस में सहयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी खतरे के समय एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने गठजोड़ में लेकर साम्यवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा संधि करी। नाटो और सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ लेकर पूंजीवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि की। सेंटो सिएटो ये भी संधि हुई अमेरिका के पक्ष में। और वर्तमान में आप देखेंगे क्वाड्स, जिसकी हम चर्चा वर्तमान में देख रहे हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश जो हैं वो चीन के खतरे को भांपते हुए ही एक मंच पे आने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना। विदेश नीति के उपकरण के रूप में आर्थिक सहयोग संगठन का प्रयोग भी किया जाता है। किन्हीं सामान्य हितों से प्रेरित होकर कुछ देश ऐसा आर्थिक संगठन बना लेते हैं। ऐसे संगठन के माध्यम से सदस्य देश अपनी विदेश नीतियों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपसी आर्थिक सहयोग करते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कॉमन फॉर्म, यूरोपीय साझा मंडी, ये सब इस श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है युद्ध।
अनेक देश युद्ध को अपनी विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत युद्ध की धमकी देना, युद्ध लड़ना और शत्रु देश द्वारा आक्रमण करने पर उसके साथ युद्ध लड़ना सम्मिलित है। युद्ध के द्वारा संबंधित पक्ष अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। युद्ध की दृष्टि से सदैव तैयार रहने के लिए राष्ट्र सैनिक तैयारी करते हैं और असीमित व्यय करते हैं। कुछ राष्ट्र तो विवादों के समाधान के लिए अन्य शांतिपूर्ण उपायों के बजाय युद्ध को ही प्राथमिकता देते हैं। जैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की बात करता है, 47, 65, 71 में अटैक कर चुका है। तो भारत को भी इस हमले का मुकाबला और स्थूल राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मजबूरीवश युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार युद्ध विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन ने 1962 में भारत पे जो हमला किया था, भारत की ज़मीन को जो छीना था, उसके लिए उसने युद्ध का सहारा लिया था विदेश नीति के उपकरण के रूप में। नेक्स्ट है दौत्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। दौत्य संबंधों का डिप्लोमेट जिसे हम कहते हैं रिलेशन, दौत्य संबंधों का अर्थ दो राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से। इसके अंतर्गत राष्ट्र एक दूसरे की राजधानियों में अपने राजदूतावास खोलते हैं। इन दूतावासों में राजदूत और अनेक कूटनीतिक अधिकारी रहते हैं। दोनों देशों के बीच चहुमुखी संबंधों की स्थापना में ये कूटनीतिक अधिकारी सहायक एवं माध्यम की भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक विश्व की अंतर्निर्भरता को देखते हुए विदेश नीति के उपकरण के रूप में अन्य राष्ट्रों के बीच दौत्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना। नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना भी विदेश नीति का एक प्रमुख उपकरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक अफ्रो एशियाई और लातिनी अमेरिकी देशों का औपनिवेशिक शासन की दास्ता के पंजे से स्वतंत्र होकर नवोदित देश के रूप में उदय हुआ। तत्कालीन स्वतंत्र देशों ने उन नवोदित देशों की नई सरकारों को मान्यता दी। इस मान्यता के बाद ही मान्यता देने वाले तथा मान्यता प्राप्त करने वाले देश के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। कभी कभी मान्यता का प्रश्न नवोदित देश और नई सरकारों के लिए विदेश नीति में अत्यंत ही जटिल परिस्थितियां पैदा कर देता है। जैसे 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद अमेरिका ने पीकिंग की साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी, जबकि फार्मोसा या ताइवान वाली चियांग काई शेक की सरकार को असली चीन की मान्यता दी। बाद में अमेरिका ने अपनी गलती को मान के पीकिंग को माना गया, लेकिन ये भी तब किया जब अमेरिका को लगा कि चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने से उसकी सोवियत संघ के साथ सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसी प्रकार मान्यता को विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। कूटनीतिक संबंधों को भंग या विच्छिन्न करना भी विदेश नीति का प्रमुख उपकरण है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने का कदम अत्यंत नाजुक और सीमित परिस्थितियों में उठाया जाता है। इस कदम को उठाने वाला देश इसके द्वारा दूसरे देशों के प्रति अपनी नाराजगी और विरोध प्रकट करता है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे की राजधानी से अपने राजदूतावास बुला लेते हैं, राजदूतावास बंद कर देते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का एक प्रमुख माध्यम नहीं रहता है। इसके अभाव में मजबूरीवश संबंधित राष्ट्र किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का आश्रय लेता है। ये स्पष्ट है कि कूटनीतिक संबंधों के अभाव में दोनों देशों को बातचीत प्रारंभ करने के लिए अनेक अड़चनें उठानी पड़ती हैं। एक बार कूटनीतिक संबंध विच्छिन्न हो और दोबारा तभी स्थापित होते हैं जब संबद्ध देशों में विवाद के प्रति थोड़ी सहमति हो जाए। सोवियत संघ ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध विच्छेद इसलिए किए ताकि अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाएं और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके। इसलिए सोवियत संघ ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों को तोड़कर उसका विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। 1962 में चीन ने जब भारत पर हमला किया तो दोनों देशों ने अपने राजदूत बुला लिए। तो एक तरह से ये एक दूसरे के प्रति नाराजगी और विरोध था। फरवरी 1976 में भारत चीन ने फिर पुनः कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए, जब दोनों में ये आम सहमति हो गई कि उनके मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है। इसलिए ये स्पष्ट है कि कूटनीतिक संबंधों को भंग करना विदेश नीति का एक प्रमुख उपकरण होता है। नेक्स्ट है विरोध पत्र या चेतावनी देना। किसी एक देश द्वारा दूसरे देश को विरोध पत्र लिखना या चेतावनी देना भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
हालांकि ये कूटनीतिक संबंधों को भंग करने से हल्का कदम अवश्य है, किंतु इसका इस्तेमाल विश्व के राष्ट्र आए दिन करते हैं। विरोध पत्रों या चेतावनियों के जरिए देश अपने खिलाफ चल रहे देश के प्रति नाराजगी एवं विरोध अत्यंत ही परिष्कृत तरीके से करता है, भद्दे व्यवहार या गंदे शब्दों में नहीं। विरोध पत्रों या चेतावनियों की भाषा अत्यंत संयंत्र, परिष्कृत एवं कभी कभी अस्पष्ट और दो अर्थ वाली होती है। जैसे 1980 में भारत के अनेक शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो पाकिस्तान ने भारत सरकार पर इन दंगों का दोष मढ़ दिया। इसके प्रतिक्रिया में भारत ने पाकिस्तानी सरकार को संयंत्र भाषा में एक पत्र लिखा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी अन्य देश का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। अगस्त 1980 में पोलैंड में सोवियत समर्थक श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल की और अपनी मांगें स्वीकार करवा ली, तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने पोलैंड के श्रमिकों का समर्थन किया तो साम्यवादी व्यवस्था की हार बताया। तो सोवियत संघ ने इसमें कहा कि विरोध प्रकट किया और कहा कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। नेक्स्ट है अन्य देशों से आर्थिक संबंध। विदेश नीति के अन्य देशों से आर्थिक संबंध कायम रखने उपकरणों के रूप में किसी देश द्वारा अन्य देशों में पूंजी न्यस्त करना, उसके बॉन्ड खरीदना, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना, औद्योगिकीकरण एवं पुनर्निर्माण में सहयोग देना महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। वास्तव में आज की विश्व राजनीति में अर्थ विदेश नीति का एक आधारभूत तत्व हो गया है। आज विश्व राजनीति अर्थ केंद्रित हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की ध्वस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना लागू की, जो लोक कल्याण के उद्देश्यों से कम और अमेरिकी विदेश नीति के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रेरित थी। आज विश्व की बड़ी शक्तियाँ तीसरी दुनिया के गरीब देशों में पूंजी निवेश करने के साथ साथ अपने राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य भी पूरा करती हैं। बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे देशों को आर्थिक सहायता भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होती है, अर्थात इस प्रकार के आर्थिक संबंध विदेश नीति के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। आप चीन देखते हैं, चीन की जो वन बेल्ट वन रोड जो योजना है उसके पीछे भी बहुत बड़ा आर्थिक है कदम। और जैसे भारत के पड़ोस में श्रीलंका के हम्बनतोटा बंदरगाह कोई उसने लीज पे ले लिया। अफ्रीका में और देशों में वो अपने आर्थिक मदद देने के नाम पे वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए भारत मॉरिशस को, श्रीलंका को वो भी आर्थिक मदद दे रहा है, जिससे चाइना भारत के मामलों में दखलंदाजी करने में इन देशों का साथ नहीं ले। नेक्स्ट है अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि संबंध। आधुनिक युग के बारे में कहा जाता है कि दुनिया धीरे धीरे बहुत छोटी होती जा रही है। इसका मतलब है कि विश्व के देश एक दूसरे के साथ चौमुखी स्तर पर ही संबंध स्थापित करने में लगे हुए हैं। पहले राष्ट्र में सरकारी स्तर पर ही संबंध हुआ करता था, किंतु आजकल एक देश की जनता दूसरे देश की जनता के साथ राजनयिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि तमाम क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में लगी है। और विश्व की आधुनिक सरकारें संबंधों के इस आदान प्रदान की इजाज़त ही नहीं देती, बल्कि इसे अनेक बार प्रोत्साहित भी करती हैं। जीवन के चौमुखी क्षेत्रों में संबंधों की स्थापना विदेश नीति के एक प्रमुख उपकरण की भूमिका अदा करती है। चौमुखी क्षेत्र में संबंध सरकारों के राजनीतिक संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। जैसे चीन की पिंग पोंग कूटनीति। चीन ने पिंग पोंग खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अमेरिकी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया और अमेरिकी चीन संबंध सुधारने का एक युग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है विश्व संगठन का उपयोग। विश्व समुदाय आमतौर पर शांति और सुरक्षा के वातावरण में रहता है। इसके लिए जब भी किसी विश्व संगठन के निर्माण का प्रस्ताव आता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्र उसके सदस्य बनने को तैयार हो जाते हैं। विश्व संगठन विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों में आपसी विवादों का हल भी ढूंढने का प्रयास करता है। सदस्य राष्ट्र स्वयं विवाद की स्थिति में विश्व संगठन के माध्यम से संगठन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन 1947 में पाकिस्तान ने जब भारत की कश्मीर राज्य पर अपना दावा पेश किया और हमला किया तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विशाल संगठन को इस विवाद का हल ढूंढने के लिए कहा। इसी प्रकार अरब इजराइल अधिकृत भूमि को उससे खाली करवाने के लिए अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। अर्थात अरब देश संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से इजराइल पर दबाव डालकर अपनी भूमि पर से उसका कब्जा हटवाना चाहते हैं और फ़िलिस्तीन की स्थापना की बात करते हैं। इस प्रकार
राष्ट्र विश्व संगठन का विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात आती है गुप्तचर विभाग। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बढ़ते चरण के इस आधुनिक युग में ज्ञान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसी भी देश का गुप्तचर विभाग अन्य देशों में हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखता है और संकटकालीन स्थिति में गुप्तचर विभाग अपनी सरकार को उस संकट के बारे में प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी देता है। इसके आधार पर वह देश उस संकट विशेष के बारे में विदेश नीति का निर्धारण करता है। जैसे अमेरिका की CIA, सोवियत संघ की KGB विश्व के गुप्तचर संगठन कहलाए जाते हैं और ये कई बार अन्य देशों में षड्यंत्र कर विरोधी शासन का तख्ता पलट देते हैं। ये अत्यंत सक्रिय होते हैं और हर देश के पास में अपना गुप्तचर विभाग होता है। जैसे भारत के पास रॉ है, पाकिस्तान के पास ISI है। इसी कारण गुप्तचर विभाग का विदेश नीति निर्धारकों के लिए आंख और कान जैसा महत्व है और विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद।